तो पहली प्रॉब्लम है इसकी, और कल कितनी देर लगी थी देखो इस बात को समझने में कि डिफरेंट करेंसीज की वजह से एक इशू क्रिएट हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में, और वो इशू होता है कि ये जो करेंसी के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आ गया, मतलब जैसे हम डॉलर खरीदते हैं और बेचते हैं उसमें रेट में अंतर आ गया, तो अननेसेसरी लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। कल मैंने वो 80 रुपए और 85 रुपए का हो जाने पे डॉलर अगर 80 रुपए का है और अगर वो 85 का हो जाएगा तो 5 रुपए का जो ये नुकसान है, इस वजह से इंपोर्टर को नुकसान हो सकता है ना। और अगर बढ़ जाए तो एक्सपोर्टर को नुकसान हो सकता है, उसको जितने पैसे मिलने थे उसको कम मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंट करेंसीज एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है लीगल फॉर्मेलिटीज। इंडिया से इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक आप गवर्नमेंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हो। तो गवर्नमेंट, अभी हम आज पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स है, और वो सारी पूरी करनी पड़ेगी, है ना। लोकल विद इन इंडिया अगर हम गुड्स सेल करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, कोई खास लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। जीएसटी की एक रिक्वायरमेंट वो भी तब आती है जब आप 20 लाख रुपए का टर्नओवर क्रॉस करते हो। पर इंटरनेशनल बिजनेस में तो 1 रुपए से ही बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, और आज हम उसको देखेंगे। तीसरा है डिस्टेंस बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट, है ना। तो इतनी दूर होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम होती है, और दूर होने का प्रॉब्लम पता ही है तुम्हें, कल भी मैंने ये वर्ड बोला था कि जब भी ये समझाना हो कि यार लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, और एक दूसरे के बीच में उनके बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। तो ये समझ नहीं आता कि पहले इनिशिएट कौन करेगा, पहले सामान भेजे कि पहला पैसा मंगा ले। ठीक है, तो ये एक घबराहट होती है इस तरह के बिजनेस को करने में। और कल ही मैंने तुम्हें एक एग्जांपल से समझाया था कि देखो जहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया है उस वेबसाइट पे तुम फटाफट पैसे भेज देते हो, सामान मंगा लेते हो, और तुम्हें पूरा भरोसा होता है कि सामान आ जाएगा। लेकिन अगर अननोन वेबसाइट है तो आप ऐसा नहीं कर पाते, यही रीज़न होता है। नेक्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। ये भाषा की समस्या है, और मैंने कहा कि आज के समय पे गूगल ट्रांसलेटर हमें बहुत आसानी कर देता है, लेकिन पहले बहुत बड़ी समस्या थी कि जो दूसरे देश के लोग हैं उन लोगों की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में जो डिफरेंस है, हम उनकी बात कैसे समझेंगे कि वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं या हम उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। लॉज डिफरेंट है, इंडिया के लॉ अलग हैं, फॉरेन के लॉ अलग है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस कंट्री के साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस देश के लॉ के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खासतौर पे गुड्स को बाय और सेल करने को लेके। एंड द लास्ट थिंग इज ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। शिपिंग या एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो भी तरीके हैं, ये एक्चुअली में ऐसा है कि अगर शिपिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कॉस्ट कम पड़ेगी, और अगर एयर ट्रांसपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा सामान या आ जाएगा, कार्गो प्लेन्स होते हैं आजकल, तो बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो बैलेंस नहीं है दोनों ही चीज़ें, है ना। एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेता है। तो यहाँ तक तो आई होप किसी को समस्या नहीं होगी। देखो ये इतने सिंपल ही थे, अगर मैंने एक बार अपनी तरफ से फिर से एक्सप्लेन कर दिया, और इनको रटना नहीं है ना। जितनी बार पढ़ोगे ना उतना दिमाग में सेट हो जाएंगे बार बार पढ़ने से, और खुद को समझाओ बैठ के कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसी तरह से पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा दिया अभी तुम्हें। 2 बार 3 बार में ये काफ़ी सारा रिटेन रहने लगेगा। 7 में से 5 पॉइंट हो गए, बात खत्म, लिख दो एग्जाम में, ठीक है। और स्कूल वाले ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स पे पूछने वाले जितना मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज से पढ़ाऊंगा, और वो केवल स्कूल के लिए नहीं है। एमसीक्यू आएंगे, मैं जो आज पढ़ाऊंगा हो सकता है उसमें से कोई स्कूल बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले, पर मुझे लगता है वो जनरली एमसीक्यू आगे के टॉपिक में से डालने वाले हैं। और एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें कल ही बताया कि देखो जो बड़े क्वेश्चन है ना, वो तो तुम्हें हमेशा एवरेज मार्क्स दिला देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर 4 नंबर लाना या 5 4.5 नंबर लाना आसान है। अगर तुमने प्रॉपर पॉइंट्स लिख दिए तो 4.5 5 भी मिल जाएंगे। आधा अधूरा भी लिखोगे तो 2.5 3 तक पहुंच जाओगे। पर एमसीक्यू में आधा अधूरा की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ सीधे 60 से 1 नंबर कट जाएगा। और अगर 15 से 20 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर में, तो तुम सोचो क्या होने वाला। वो वाले मार्क्स अगर गड़बड़ हो गए तो पूरा परसेंटेज खराब कर देंगे, नुकसान हो जाएगा। कैजुअली नहीं लेना किसी भी चैप्टर में एमसीक्यू को, ये बात समझ लो।
और स्कूल में जितना जल्दी हो सके कम्युनिकेट करके टीचर से थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि ब्लूप्रिंट क्या है पेपर का, कितने मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं, कितने के शॉर्ट आने वाले हैं, कितने के लॉन्ग आने वाले हैं। आप पढ़ाई उस डायरेक्शन में ही करो, ठीक है। स्मार्ट स्टडी की जरूरत है अब आखिरी टाइम पे। खैर, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, एक्सपोर्ट ट्रेड। देखो, एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब तो बहुत सिंपल होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं दूसरे देशों को, मतलब हमारा कोई बायर जो है वो दूसरे देश में सिचुएटेड है। अगर हम सामान बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे तो ऑब्वियसली हमें वहां से पैसा मिलेगा, ठीक है। इसी को हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय अ फर्म ऑफ होम कंट्री, होम कंट्री हमारे लिए जैसे हो गया इंडिया, टू अ फर्म ऑफ फॉरेन कंट्री। फर्म मतलब बिजनेस, तो इंडिया का बिजनेस, इंडिया में सिचुएटेड कोई बिजनेस फॉरेन के किसी बिजनेस को गुड्स या सर्विस बेचता है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है, ठीक है। बिजनेस को बेचता है तो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। सर इंडिविजुअल को बेचता है तो भी, हाँ, तो भी एक्सपोर्ट ट्रेड ही कहलाता है। बिजनेस टू बिजनेस हो या बिजनेस टू कस्टमर हो, B2B हो या B2C हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, क्यों करते हैं लोग एक्सपोर्ट। पहली चीज तो इंडिया में अगर सरप्लस गुड्स है, हमने जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था कि हमने गेहूं इतना प्रोड्यूस कर लिया कि इंडिया में कंज्यूम हो जाने के बाद भी वो बचा है, अब वो खराब होगा, तो सरप्लस है हमारे पास, इसलिए हम बेचते हैं। दूसरा, अगर हम रिसोर्स की बात करें तो हमने आयरन ओर इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसमें इतना आयरन बना दिया उसको प्यूरिफाई करके कि हमारे यूज के बाद भी वो बचेगा, तो वो रिसोर्स है, उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल है वो बहुत सारे तरह की गुड्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए आयरन, तो उस आयरन को हम बेच देंगे। तीसरा, अर्न फॉरेन एक्सचेंज, कल भी पढ़ा था ये बेसिक पर्पस था फॉरेन ट्रेड का, वही एक्सपोर्ट में आ रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तीनों देख लो, यही तीन पीछे पड़े थे फॉरेन ट्रेड के पर्पस, और यही तीन हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट के पर्पस, तो वो तो फॉरेन ट्रेड का ही पार्ट है ना एक्सपोर्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पढ़ने से क्या ओवरऑल पिक्चर बन जाती है और फिर आसानी से हम लिख पाते हैं। नेशनल इनकम, हमारी ग्रोथ होगी, इसलिए नेशनल इनकम क्यों बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन से हम अर्न करेंगे, तो इंडिया की ओवरऑल अर्निंग बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर पिछले साल में जीडीपी पढ़ा था तो उसके साथ NFIA था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर याद नहीं आया तो छोड़ो, अभी इतना समझ लो, नेशनल इनकम बढ़ेगी। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, तो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए हमें अपनी फैक्ट्रीज एक्सपांड करनी पड़ेगी, उसमें जॉब्स देनी पड़ेगी और लोगों को जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, जब आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट इस पर ड्यूटी लेता है, कस्टम ड्यूटी, तो वो बढ़ जाएगी। कस्टम ड्यूटी बेसिकली कैसा है, जैसे एक सिटी में कोई सामान एंटर होने के पहले बैरियर लगा होता है और बोले यहाँ से पास थ्रू करना है तो तुम्हें सामान अपनी ड्यूटी पे करनी है, उसी तरह की कस्टम ड्यूटी होती है। एक बैरियर है हमारे कोस्टल एरिया पे, सामान बाहर से आएगा या यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर जाएगा तो एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है। आगे चलते हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गया, आखिरी है टू क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी बिजनेस होता है। अभी मोदी जी गए हैं फ्रांस और अमेरिका के ट्रिप पे, तो बेसिकली वो जहां भी दो देशों से मिलेंगे वो क्या करके आएंगे, ट्रीटी साइन करेंगे, इंडिया अमेरिका से ये खरीदेगा, इंडिया फ्रांस को ये बेचेगा या फ्रांस से ये खरीदेगा। हमारे एयरक्राफ्ट खरीदते हैं हम राफेल फ्रांस से, या अमेरिका से कुछ बेचते हैं कुछ खरीदते हैं। इवन लोगों का आना जाना भी वहाँ पे ट्रीटी में साइन होने वाला है H1B वीज़ा को लेके कि इंडियंस अलाउड है कि नहीं अमेरिका में। तो ये सब चीज़ें कोऑपरेशन के लिए भी होती है, दो देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है गिव एंड टेक रिलेशन चलती है, और उसमें ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज से नहीं हमेशा से, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ता है। जस्ट ऐसे ही कैजुअली इसको पढ़ना है बार बार अपने आप के साथ और ये याद हो जाएगा। अब आता है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, यहां तक अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होना शुरू होगा कि एक्सपोर्ट ट्रेड करने की प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट,
मतलब बाहर सामान बेचने की प्रोसेस क्या है। तो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड प्रोसेस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसेस का मतलब यह है कि स्टेप्स आर डिफाइंड और यू कैन से रिक्वायर्ड एज पर बिजनेस। एक तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस के लिए ये स्टेप्स जरूरी है, एंड लॉ। और कुछ स्टेप्स ऐसी हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमें लेनी पड़ेगी। तो देखो, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट वाली बातें हैं ना, वो तो हम इंटरनल ट्रेड में भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये जो लीगल रिक्वायरमेंट वाली बातें हैं, ये थोड़ी एड ऑन हो गई हैं। इंटरनल ट्रेड में हमने क्यों नहीं समझा इसको, उसका रीजन भी अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सबसे पहली स्टेप है कोटेशंस की स्टेप। चाहे आप नेशनल बिजनेस करो, मतलब विद इन द कंट्री करो, या इंटरनेशनल बिजनेस करो, एक बात तो तय है कि पहली स्टेप ये होती है, एक बड़े बिजनेस की बात हो रही है ना, उस तरह से सोचना कि आपको क्या करना पड़ता है। इंक्वायरी करनी पड़ती है और कोटेशंस भेजने पड़ते हैं। आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, आप सामान बेचने वाले व्यक्ति हो, आप सेलर हो, आपके पास कोई गुड्स है अवेलेबल। उस गुड्स की जानकारी किसी क्या कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को बेचना। गुड्स की इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव बायर्स को बेचना क्या कहलाता है? सेंडिंग इंक्वायरी और कोटेशन। ये देखो कैसे लिखा है। या तो आपको रिसिट होगी इंक्वायरी की, मतलब आपसे कोई इंक्वायरी कर रहा है, या फिर आपकी तरफ से इनिशिएशन होगा, सेंडिंग कोटेशन। देखो, मेमोरी टेक्निक बताता हूं तुम्हें, खुद को पढ़ने के लिए कभी भी पढ़ो ऐसी चीजें। तो ये देखो, एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है सेलर, ये इंडिया में रहता है। ये व्यक्ति है बायर, ये यूएसए में रहता है। या तो इनिशिएशन यहां से हो जाएगा, इंक्वायरी आई थी तो हमने उस इंक्वायरी का क्या भेज दिया इसको, रिस्पॉन्स। तो इंक्वायरी मिली थी हमें यूएसए से, उसका हम रिस्पॉन्स करेंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि कोटेशन भेजोगे। गुड्स आपके पास पड़े हैं, और आप गुड्स के सेलर हो। तो या तो उससे पहले इंक्वायरी आई और उस इंक्वायरी का हमने रिस्पॉन्स किया, या फिर हमने ही अपनी तरफ से कोटेशन भेजा था। ये कोटेशन क्या होता है सर? डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ गुड्स। क्या होता है इस डिटेल में? टाइप, क्वालिटी, प्राइस, एटसेट्रा। गुड्स के बारे में जानकारी, किस क्वालिटी का गुड्स है, किस टाइप का गुड्स है, किस प्राइस का गुड्स है, इस तरह की और भी कोई चीज जो आपको लगती है कि बायर को पता होनी चाहिए गुड्स से रिलेटेड, उस सारी चीजों को हम अपनी तरफ से जब भेजते हैं तो ये कोटेशन है। अभी कोई सामान नहीं खरीद रहा है, अभी केवल जानकारी का आदान प्रदान चल रहा है। तो कई बार बायर हमें खुद इंक्वायरी करता है, हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर हम ही एज अ सेलर उसे कोटेशन भेज देते हैं। यही है पहला पॉइंट। ये कोई जरूरी नहीं इंटरनेशनल बिजनेस में ही होता है, नेशनल बिजनेस में भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जो प्रोसीजर पढ़ रहे हैं वो दो तरीके से पढ़ रहे हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी है ये प्रोसेस में, और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी बीच में, ठीक है।
तो ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो बिजनेस की थी। किसी का कोई सवाल है इस पे? ये डायग्राम इमेजिन भी करोगे तो पॉइंट लिख सकते हो। किसी का कोई सवाल है? देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां से। मैं क्या ये बायर है अभी हमारा? जब यह जानकारी का आदान प्रदान चल रहा है तो क्या ये हमारा अभी बायर है, ये व्यक्ति? बताओ। या ये बायर बन सकता है? ये बायर है या ये बायर बन सकता है? बताओ। तो जब बायर बन सकता है ना तो लैंग्वेज ऐसी हो जाती है, प्रोस्पेक्टिव बायर। अभी हम इसे बायर नहीं बुलाएंगे, अभी जब तक जानकारी का आदान प्रदान चलेगा तब तक हम इसे क्या बुलाएंगे? प्रोस्पेक्टिव बायर। जब ये सच में हमसे कुछ खरीदेगा तब बनेगा बायर। जल्दी से सब हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। बात समझ में आई हो ये वाली तो? इसको पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोस्पेक्टिव बायर सेंड्स इंक्वायरी टू डिफरेंट एक्सपोर्टर। मतलब यूएसए के आदमी है वो लोग हमको क्या भेज रहे हैं? एक्सपोर्टर से हम गुड्स बेचने वाले हैं, हमसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए या तो वो भेजते हैं हमें इंक्वायरी और हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। बातें वही होती हैं, प्राइस, क्वालिटी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ बाइंग, सेलिंग, ये सब डिटेल की ही बातें होती हैं। ठीक है। In response to the inquiry, the exporter send a reply in form of quotation known as pro forma invoice। ये देखो एक और नाम आया कोटेशन का, जो समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू आएगा ना तो प्रॉब्लम क्या आएगी तुम्हें समझना। वो ये वर्ड यूज करेगा, प्रो फार्मा इनवॉइस। और अगर तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि ये होता क्या है तो फिर कैसे चलेगा काम? तो कोटेशन का ही नाम है ये, प्रोफार्मा इनवॉइस। तो इसे कैसे याद रखोगे? जब प्रोस्पेक्टिव बायर हमें इंक्वायरी करता है रिलेटेड टू गुड्स अवेलेबल विथ अस, जो हम बेच सकते हैं उसको, उस इंक्वायरी का जो रिस्पॉन्स हम करते हैं उसी को बोला जाता है कोटेशन और प्रोफार्मा इनवॉइस। और ये केवल इंटरनेशनल बिजनेस की लैंग्वेज नहीं है, विद इन इंडिया भी अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर हमें इंक्वायरी करेगा तो हम उसके रिस्पॉन्स में जो उसको एक पीस ऑफ पेपर भेजेंगे डिटेल में लिख के, उसको बोलेंगे कोटेशंस या प्रोफार्मा इनवॉइस। तो अगर तुम्हें अगली बार कोई सामान खरीदना हो, सपोज घर के ही लिए है ना, कोई अच्छी चीज खरीदनी हो, सपोज कोई फर्नीचर खरीदना हो, ठीक है, तो उज्जैन के अलग अलग शॉप्स पे जाओ और उनसे बोलो कि मुझे इस साइज का फर्नीचर बनाना है। उनसे इंक्वायरी करो कि आप किस प्राइस पे बना के दे दोगे, तो वो आपको सारी डिटेल बताएगा। वो जो लिख के आप बोलो उससे लिख के दे दे, तो वो जो लिख के दे रहा है ना आपको पेपर, और आपने 5-6 लोगों से ऐसा पेपर इकट्ठा कर लिया, फिर कंपेयर करो कि मेरे को किससे बनवाना है और फिर फर्नीचर बनवाओ। ये होता है नॉर्मली एक अवेयर होके बिजनेस करने का तरीका। तो बिजनेसमैन तो सारे ऐसे ही करते हैं काम। तो ये जो पेपर हमें मिलता है उन लोगों से, सेलर्स से, उसे हम प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन बोलते हैं। या सेलर के एंगल से बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि कोई बायर आएगा और हमसे इंक्वायरी करेगा गुड्स की, और अगर हम उसे लिख के दे दें सारी डिटेल प्रोडक्ट की कि हम ये प्रोडक्ट उसे बेच देंगे, इस प्राइस पे बेच देंगे, इस टर्म एंड कंडीशन पे बेच देंगे, तो वो जो हम पेपर दे रहे हैं उसको वो कहलाएगा प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? ओके। तो जो दूसरी स्टेप है वो ये है कि एज अ एक्सपोर्टर या एज अ सेलर ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। पहले हमारे पास इंक्वायरी आई थी, उसका जवाब हमने प्रोफार्मा इनवॉइस या कोटेशन में दे दिया था। अब बायर, अब क्या मुझे अभी भी बायर लिखना चाहिए या प्रोस्पेक्टिव बायर लिखना चाहिए? मेरा सवाल। अब तो वो आ गया ना बिजनेस, मतलब ऑर्डर दे रहा है, मतलब कि वो तो एक्सेप्ट करके बैठा है टर्म एंड कंडीशन सब कुछ। अब मेरे ऊपर है सवाल कि मैं उसे सामान बेचूंगा या नहीं। मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। जब तक हम दोनों एक्सेप्ट ना कर दें तब तक वो बंदा बायर नहीं बनेगा। वो बायर कब बनेगा आर्यन? जब उसकी भी हाँ हो,
बायर की भी और सेलर की भी, हाँ दोनों एग्री कर चुके हैं, तभी वो बायर कहलाएगा, तभी उनके बीच में एक्चुअली एग्रीमेंट बना, तभी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, और तभी ये पार्टी बायर सेलर बनी। अभी भी एक ही पार्टी ने हाँ करा है। किसने हाँ कर दिया है? जो बायर बनना चाहता है, क्योंकि वो ऑर्डर देने आया है, वो बोल रहा है कि हाँ मैं इस प्राइस पे ये गुड्स खरीदने को रेडी हूं, पर अभी हमारा हाँ करना बाकी है उसको, ठीक है। तो इफ द प्रोस्पेक्टिव बायर इज सेटिस्फाइड विद द कोटेशन सेंट थ्रू प्रोफार्मा इनवॉइस, हमने जो उसे कोटेशन भेजा था, जो प्रोफार्मा इनवॉइस भेजा था, अगर वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, देन ही प्लेसेस एन ऑर्डर, तो वो रिस्पॉन्स में हमें ऑर्डर भेज सकता है। दिस ऑर्डर इज नोन एज इंडेंट, और इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड, प्राइस टू बी पेड, डिलीवरी टर्म, मतलब फिर से वही वाली बात हो गई। देखो जरा, कोटेशन का फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? प्रोफार्मा इनवॉइस, जिसमें ये सारी डिटेल थी। ऑर्डर का जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना, वो कहलाता है इंडेंट। और इंडेंट क्या है? बेसिकली अगेन अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्या है? डिटेल्स। किस बारे में डिटेल्स? ऑफ गुड्स, वही कौन सा गुड्स, किस प्राइस पे, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस, एग्रीड टू पे, टाइम, टर्म एंड कंडीशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? वैसे भी देखो यार, वैसे भी मैंने तुम्हें ये वर्ड समझाया था इनवॉइस अकाउंट्स में। मैंने कहा था कि एज अ सेलर हम कोई जब जो सेल डॉक्यूमेंट होता है, एज अ सेलर हम उसे बिल नहीं बोलते, इनवॉइस बोलते हैं। याद आया क्या? अकाउंट्स में ये शब्द सिखाया था। पर जब एक्चुअल सेल नहीं हो रहा है तो तब तक हम इसको प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं, मतलब कि ये एक तरह से नकली इनवॉइस है, कि अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसे ही आपको इनवॉइस मिलेगा, मतलब गुड्स के टाइप, क्वालिटी, प्राइस सब लिखा है उस पर, लाइक इट इज लाइक एन इनवॉइस बट नॉट एक्चुअल इनवॉइस। ऐसा ऐसे ही देखो, जब बायर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो उसका जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो कहलाता है इंडेंट, और वो पूरी डिटेल भर के भेजता है कि मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, इतने टाइम में और इस टर्म एंड कंडीशन में। तो हमने 2 स्टेप सीखी, बिल्कुल सीधी सी, बहुत आसान सी। फिर बोल रहा हूं, चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, ये स्टेप्स तो सभी बिजनेस फॉलो करते हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं आई है जो लीगली हमें करना पड़ेगी ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। एमसीक्यू आ जाएगा क्योंकि इस पे। स्टेप 3, अभी तक मैंने जो पीछे 2 स्टेप्स बोली उसमें मैंने तुम्हें क्लियर कहा कि चाहे तुम इंटरनल ट्रेड करो या इंटरनेशनल ट्रेड करो, वो बिजनेस की प्रोसेस है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ही जरूरी होता है, जरूरी होता है। आप चाहो तो इंटरनल ट्रेड में भी इसको लगा लो, विद इन इंडिया भी किसी बायर के ऊपर आपको ये लगाना है तो लगा लो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ये कंपलसरी है थर्ड पॉइंट, कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो पहला ऐसा आया जो मैं टेक्निकल चीज सिखा रहा हूं अब तुम्हें, ठीक है। ये क्या है कि देखो, हम बैठे हैं इंडिया में और हम है एक्सपोर्टर, जो सामने वाला पर्सन है दूसरे देश में वो है हमारा इंपोर्टर। ये रहा एक्सपोर्टर, ठीक है, और ये रहा इंपोर्टर। हम बैठे हैं इंडिया में, हमारा इंपोर्टर बैठा है यूएसए में, और दोनों के बीच में यही टेंशन चल रहा है कि पहले इनिशिएट कौन करेगा। वो चाहता है हम गुड्स भेज दें, हम चाहते हैं तो पहले पैसे भेज दे, कल को तूने पैसे नहीं भेजे तो। ये दोनों के बीच में डाउट चल रहा है, और हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है भैया सामान जब भेजना ना तो पहले प्रिकॉशन ले लो कि तुम्हारे पैसे जरूर आएंगे, और वो प्रिकॉशन उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है। उसी प्रिकॉशन के बारे में तुम्हें बताता हूँ। उसने एक सिस्टम बता रखा है, बोले ये तरीका है और इसको फॉलो करो, पैसे आ ही जाएंगे, टेंशन ही मत लो। तुम समझना, यहाँ पे इंपोर्टर को हम बोलेंगे एक काम कर भाई, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, तो मेरे को पहले पैसे नहीं देना चाहता ना, कोई बात नहीं, पहले पैसे मत दे। एक काम कर, तू तेरे बैंक जा
और बैंक से मेरे को गारंटी लिख के लाके दे कि तेरे पास पैसे हैं, जो मैं सामान तुझे भेज रहा हूं वो पैसे बैंक गारंटी कब देता है पता है? वो पैसे इंश्योर कर लेगा अपने पास खाते में और फिर लिख के देगा इसको गारंटी पेपर कि हाँ इसके पास पैसे हैं, तभी तो गारंटी देगा। और बोले ये पेपर जो है ना, तो मुझे केवल ये पेपर भेज दे, कैसे भी मोड से भेज दे। इस गारंटी पेपर का जो नाम है ना टेक्निकल, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब एक तरह से भरोसा करने के लिए लेटर। तो इसका लिखा हुआ नहीं चाहिए हमको इंपोर्टर का, उसके बैंक का लिखा हुआ चाहिए। और बैंक तभी लिखता है जब वो पैसे जमा कर देता है। हेलो हेलो हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये गारंटी पेपर यहां से हमको मिल गया, कई लोग इस गारंटी पेपर के बीच के अलावा क्या ले लेते हैं पता है? सुनना मेरी बात और मजेदार, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इसीलिए समझाया भी था मैंने तो पहले भी। चेक जैसा होता है, बेसिकली क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, उस पर सारी डिटेल लिखी रहती है, उस पर एक कहानी लिखी रहेगी पीस ऑफ पेपर पे, कॉन्ट्रैक्ट जैसी, जैसा ये बोल रही थी कि ये जो है गुड्स, मतलब यूएसए का इंपोर्टर लिख रहा है मैं गुड्स रिसीव कर लूंगा अगर इंडिया से, तो मैं ये पैसा जो है एक्सपोर्टर को भेज दूंगा, ऐसा कुछ। इसका यूज कैसे करना है अभी मैं आता हूं इस पर पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि इतनी बात किसको समझ में नहीं आई कि हम उसके बैंक का एक लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाएंगे और बैंक उसे लेटर ऑफ क्रेडिट तभी इशू करके देगा जब बैंक को पैसे मिल जाएंगे। और कल को जब हम अपना सामान भेजेंगे वहां से, यहां से, तो वहां से बैंक हमें पैसे भेज देगा। अगर वो इंपोर्टर पैसे नहीं भेजता तो गारंटी ले रखी है बैंक ने, और गारंटी लेने का मतलब ये होता है कि अगर इंपोर्टर पैसे नहीं देगा तो उसका बैंक पैसे देगा। तो आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर द एक्सपोर्टर मेक्स नेसेसरी इंक्वायरी अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर। ये जो मैंने किया कि मैंने उससे कहा कि अपनी बैंक से लिखवा के दे कि तू क्रेडिट वर्दी आदमी है, ये बेसिकली क्या किया, मैंने असेसमेंट किया कि हाँ इंपोर्टर क्रेडिट वर्दी आदमी है, वो सॉल्वेंट पर्सन है, उसके पास पैसे हैं मेरे सामान का पेमेंट करने के लिए। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, ऐसा क्यों किया? ताकि ये जो नॉन पेमेंट का खतरा है इसको कम किया जा सके। एक्सपोर्टर जनरली डिमांड अ लेटर ऑफ क्रेडिट, और हम क्या मांगते हैं उससे? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है? गारंटी इशूड बाय इंपोर्टर्स बैंक दैट इट विल ऑनर पेमेंट अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब बैंक गारंटी ले रहा है कि अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो जितने अमाउंट की गारंटी वो ले रहा है पेपर में, 5 लाख 10 लाख, उतना पेमेंट बैंक हमें दे देगा। तुम्हें रीजन समझ में आया होगा तो ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो बिना लॉजिक के ये सब याद नहीं होता है, ये सब वर्ड्स। तो गारंटी पेपर क्या होता है या लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये इंपोर्टर के बैंक की तरफ से मिलता है। कौन मंगाता है इसे? एक्सपोर्टर। क्यों मंगाता है इसे? ताकि वो नॉन पेमेंट के लॉस को कम कर सके। और मैंने तुम्हें अभी बता दिया लॉजिक, आगे जाके ये जुड़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस में ये एक्टिविटी करना कंपलसरी है, बहुत सारे एक्ट में लिखा है ये एक्टिविटी जरूर करो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? अगली स्टेप बोलती है ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। मतलब क्या सर? हम एक्सपोर्टर हैं और हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस का क्या मतलब होता है? जनरली मुझे बताओ लाइसेंस का क्या मतलब होता है? परमिशन। जिसे तुम कहते हो तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब है तुम्हारे पास रोड पे गाड़ी चलाने की परमिशन है। वो परमिशन कौन देता है? कोई अथॉरिटी देती है। जैसे गाड़ी चलाने की परमिशन मिलती है तुम्हें आरटीओ से ना, वैसे ही एक्सपोर्ट करना है, इंडिया से बाहर गुड्स भेजना है, तो उस पर परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से।
तो गवर्नमेंट सीधे नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने तो एक्ट बना रखा है, उसका नाम है कस्टम एक्ट। उस कस्टम एक्ट की कुछ अथॉरिटीज हैं, जैसे आरटीओ एक अथॉरिटी है, वैसे कस्टम एक्ट की अथॉरिटीज है, और उन अथॉरिटीज से ही तुम्हें क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। पर लाइसेंस लेने, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, तुम्हें फॉर्म भरना पड़ता है ना, गाड़ी चला के दिखानी पड़ती है, तुम्हारा टेस्ट होता है, तुम्हारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तुम कहाँ रहते हो, आजकल तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसी बहुत सारी डिटेल होती है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, और वो आपको ब्लड रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मेरा ये परमानेंट एड्रेस है, और तुम्हारा एक फोटो आइडेंटिटी भी होगा वहां पे जाके। तो ऐसा एक बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस का मिक्सचर है जो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, तब तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, राइट। वैसे ही एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना मतलब एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना, जिसके अंत पे तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा कि तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। और वही वाली बात, क्या ये इंटरनल ट्रेड में जरूरी है? नहीं, एक्सपोर्ट होता ही नहीं वहां। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम इंडिया के बाहर सामान बेच रहे हैं। तो ये पॉइंट भी यूनिकली किसके लिए है? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब देखो, व्हेन द एक्सपोर्टर इज अश्योर्ड अबाउट पेमेंट, जब तुम्हें इस चीज का श्योरिटी हो गई है कि भाई पैसा तो आएगा, तो तुम सबसे पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस लो। ही इनिशिएट्स टू फुलफिल एन एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटी का मतलब मैंने तुम्हें बताया, प्रोसेस और डॉक्यूमेंट का मिक्सचर फॉर्मेलिटीज कहलाता है। हमेशा जहां भी फॉर्मेलिटी पढ़ना हो, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट का एक सिस्टम जो आपको पूरा करना है। इन इंडिया द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस बिफोर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। मतलब ये एसेंशियल कंडीशन है, आप इसको लिए बिना एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब प्री रिक्विजिट फॉर गेटिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या क्या है? ये बच्चों जैसी चीजें। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। बैंक अकाउंट समझते हो ना? अरे बैंक अकाउंट समझते हो ना? हेलो? हाँ हाँ, वो वाला नहीं, मतलब ऐसे बैंक में अकाउंट होना जरूरी है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा है फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करने के लिए। मैंने कहा ना तो तुमसे पहले भी ये बात, शायद सारे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में अथॉरिटी नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। जिस जिस ब्रांच में अथॉरिटी है उसी के अकाउंट खुलवाना, क्योंकि कल को तुम्हें पैसे आएंगे और तुम्हें वो पैसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे इंडियन रुपी में। और आरबीआई तो ये यहां पे देखो साफ लिखा है, द एक्सपोर्टर हैज टू ओपन अ बैंक अकाउंट। सर मेरे पास तो ऑलरेडी है। हाँ, तो इंश्योर करो क्या वो बैंक अकाउंट में, मतलब उस बैंक की ब्रांच को ये कैपेसिटी है। देखो बैंक को सबको कैपेसिटी है। हाँ, एचडीएफसी बैंक की ब्रांच का सवाल है, उज्जैन ब्रांच के पास वो कैपेसिटी है या नहीं। और उज्जैन में भी अगर 3 ब्रांचेस है तो क्या तीनों में ये कैपेसिटी है कि वो ऑथराइज्ड है आरबीआई से टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज? तो केवल उसी ब्रांच में खाता होना जरूरी है। अगर आपके ऑलरेडी ऐसी बैंक में खाता है या ब्रांच में खाता है जहां पे डील हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज, नो इश्यूज। और अगर नहीं है तो नया बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस ब्रांच में जाके खुलवाओ जहां पे जो बैंक की ब्रांच आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड है फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट था? बैंक अकाउंट ओपन करने से ज्यादा जरूरी क्या बात है? इस बात का ध्यान रखो कि वो ब्रांच ऑथराइज है कि नहीं फॉरेन रेमिटेंस लेने के लिए। दूसरी बात, तुम्हें आईईसी लेना पड़ेगा। आईईसी क्या है सर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये तुम्हारा एक तरह से आइडेंटिटी नंबर है। जैसे आधार कार्ड तुम्हारा नंबर है कि तुम इंडिया में रहते हो, वैसे ही आईईसी एक नंबर है जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि तुम ऑथराइज पर्सन हो कस्टम एक्ट के हिसाब से कि तुम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोनों के लिए एक ही साथ मिल जाता है, एक ही नंबर। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट के लिए अलग नंबर लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए अलग। ये कोड उसी को मिलेगा जो नीचे लिखी हुई रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। नीचे कौन सी रिक्वायरमेंट लिखी है? तुम अपनी पूरी प्रोफाइल भेज दो कि तुम क्या एक्सपोर्ट करते हो, सामान क्या होता है, तुम कहां रहते हो, कैसे उस गुड्स को बनाते हो, इस तरह की डिटेल होती है। फिर ये एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए, मतलब आईईसी नंबर लेने के लिए तुम्हें कुछ फीस देनी पड़ती है। जैसे पैन नंबर आपको लेना है तो उसकी फीस है, वैसे इसकी भी फीस है। सर्टिफिकेट ऑफ बैंकर लेना पड़ता है
2 copies photograph and declaration by the exporter that they are not associated with caution listed firm. ये caution listed firm क्या है? पुराने एक्सपोर्टर जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं. गड़बड़ी मतलब ऐसा गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया से जो अलाउड ही नहीं था. जो बैन लगा है बहुत सारे गुड्स पे जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. कुछ पे परमानेंट बैन होता है, किसी पे टेम्पररी बैन होता है. जैसे सपोज इंडिया में किसी चीज की कमी चल रही है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से बाहर. ऐसा सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी पड़ती है, एफटीपी होती है. तो तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम उन मतलब ऐसे ब्लैक लिस्टेड एक्सपोर्टर की फर्म से एसोसिएटेड तो नहीं हो. पता चला तुम उन्हीं के एम्प्लॉय थे, वो फर्म ब्लैक लिस्ट हुई तो तुम्हारे नाम पे तुमने नया आईईसी लेके उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया. एंड द लास्ट थिंग, डिटेल ऑफ नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट इफ देयर इज एनी एज सच. मतलब अगर तुम एनआरआई हो, मतलब तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है इंडिया से बाहर, तुम्हें मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं लिविंग अर्न करने के लिए तुम इंडिया के बाहर रिलाई करते हो, तो तुम्हें वो डिटेल भेजनी पड़ेगी कि मैं एनआरआई हूं पर इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मांग रहा हूं. फिर अथॉरिटी देखेगी तुम्हें देना है कि नहीं देना है. इंडियन रेसिडेंट के लिए पंगा नहीं है, पर अगर तुम एनआरआई हो तो तुम्हें ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि तुम एनआरआई हो. अब देखोगे इसके अंदर रटना नहीं है इसको. इतनी सी बात समझ लो, तुम्हारी डिटेल पर्सनल केवाईसी बोल सकते हो उसको, और बैंक का कौन सा बैंक अकाउंट है तुम्हारा ऊपर ओपन हो गया उसकी डिटेल, ठीक है. तुम्हारे फोटोग्राफ जो तुम्हारे मतलब एक तरह से आइडेंटिटी डिटेल हो गई, और डिक्लेरेशन कि भाई मैं ऐसी किसी फर्म से एसोसिएटेड नहीं हूं जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, मतलब कि जो कॉशन लिस्ट में है, ठीक है, गवर्नमेंट की. ये भी हो गया. 3 काम करवा दिए मैंने अभी के अभी तुमसे. लाइसेंस लेने के पहले तुमने पहले तो बैंक अकाउंट खुलवा लिया ऐसी ब्रांच में जो ब्रांच ऑथराइज्ड है आरबीआई की तरफ से फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए. दूसरी चीज, तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ले लिया, उसके लिए अंदर विद इन दिस अलग से प्रोसीजर फॉलो कर ली. फिर आरसीएमसी सर्टिफिकेट ले लिया. आरसीएमसी सर्टिफिकेट क्या होता है? इट इज नेसेसरी फॉर द एक्सपोर्टर टू बिकम अ मेंबर ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. मतलब क्या? तुम बेसिकली एक काउंसिल के मेंबर बन रहे हो. जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुना है? किसी ने सुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स? अच्छा चलो ठीक है, नहीं सुना. सोसाइटी तो समझते हो ना तुम. एक जैसे हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ा था उसके अंदर हमने समझी थी कि जैसे प्रोड्यूसर की भी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. याद आ रहा है कैसा कुछ? चैप्टर नंबर 2. फिर इनके पर्पस भी समझाए थे मैंने तुम्हें. कोई बताएगा क्या? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या? कुछ भी याद नहीं है सर हमको. ये सोसाइटी बिजनेस अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए बनते हैं केवल. और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो अमूल मिल्क प्रोडक्शन सोसाइटी है. बेसिकली अकेले प्रॉब्लम्स आती हैं, एक साथ मिलके अगर किसी चीज़ के लिए काम करो तो आसानी होती है. तो वो जो क्या बोलते हैं संगठन में शक्ति है वाला मेथड यूज़ करके अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हारे लिए आसान होता है. कुछ याद भी आ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा है? फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती हैं, है ना? और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो देख लो तुम्हारा टेस्ट चेक. तो ये जो सोसाइटी होती है ना, इसी तरह से क्या होता है कि किसी सिटी के, मैं ये भी समझाई दूं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है. तुम्हें एडवर्टाइजमेंट लगे हुए मिलेंगे, होर्डिंग्स और ये सब, जब इनके चुनाव होते हैं. चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे उज्जैन में जितने भी बिजनेसमैन है ना, उन्होंने एक क्या बना ली, ऐसी सोसाइटी बना ली, और सब उस सोसाइटी के क्या बन गए? मेंबर. इनमें भी प्रेसिडेंट वगैरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं.
और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है जो विरोध में जाती है, व्यापारिक संगठन, सीधी से मैं हिंदी में बोलूं तो व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। तो व्यापारी संगठन क्या करता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना रही है जो प्रॉब्लमेटिक है या उन्हें लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए, तो वो विरोध करते हैं। और अगर गवर्नमेंट को भी कोई नई चीज लॉन्च करनी है तो वो इस व्यापारिक संगठन से बात कर लेती है। तो इसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल व्यापारी जुड़े हुए होते हैं, तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जो संगठन होता है या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें लोग मेंबरशिप करके एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक जैसा बिजनेस करने वाले, इवन दो वो कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के, फिर भी उन्होंने एक क्या बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। अरे भाई सारे ही लोगों को दूध बेचना था और सारे कॉम्पिटिटर थे, पर उन्होंने अमूल बनाया कि नहीं बनाया? वैसा ही तो व्यापारी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने के बावजूद एक संगठन बना के रखते हैं कि भाई मिलजुल के काम करेंगे। तुमने देखा नहीं वो उज्जैन में वो सेव की दुकान वाले लगा के रखते हैं कि भाई हमारा संगठन कहता है कि रेट कम से कम ये होना चाहिए। ये सब चीजों से वो मतलब कट थ्रोट कंपटीशन नहीं आने देंगे, सभी व्यापारियों का नुकसान हो ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत सारे पर्पस होते हैं उनके, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आरसीएमसी कुछ नहीं है, एक्सपोर्टर का वही वाला संगठन है। और अगर आप आरसीएमसी में भी चाहो तो वो ये चाह रहे हैं कि इसकी मेंबरशिप ले लो, सीधी सी बात है। अब देखो पढ़ के तुम्हें कैसा लगेगा, क्या लिखा हुआ है देखो फिर से। इट इज नेसेसरी फॉर द एक्सपोर्टर, यहां पे तो नेसेसरी कर दिया। व्यापारिक संगठन में जाना है कि नहीं जाना है तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर तुम इंडिया के एक्सपोर्टर हो तो तुम्हें आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना है, मतलब तुम्हें मेंबर बनना है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और ऐसी बहुत सारी काउंसिल है, किसी के भी मेंबर बन जाओ जो तुम्हें सूट करे। अपेरल एक्सपोर्ट मतलब ये कपड़े वपड़े बेचने वालों की हो गई, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ये आपके टूल्स और ये सब बेचने वाले हो गए। आपको मेंबरशिप लेना है किसी ना किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। सो सिंपल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ऊपर से गई? अरे बोलो ना। ये आरसीएमसी क्या है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए अगर तुम्हें पता है, हम एक ही चीज के पीछे पड़े हैं अभी। एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना इतना आसान काम नहीं है दुनिया में। पहले तो लेना पड़ेगा, एक खुलवाना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ऐसी बैंक की ब्रांच में जहां पे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड की परमिशन है, ऑथराइज्ड है वो ब्रांच। दूसरा आपको लेना पड़ेगा एक आईईसी नंबर। आईईसी नंबर के अंदर हमने अलग प्रोसेस पढ़ ली कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा डिटेल, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, सबके आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, आधार कार्ड की कॉपी, घर के क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वगैरह। तुम समझते हो ये चीजें, सेम लेते हो कि नहीं? वैसे सब डॉक्यूमेंटेशन लगता है कि नहीं? वैसे ही और चीजें हैं उसमें, फोटोग्राफ, डिक्लेरेशन कि तुम इस तरह के किसी कॉशन लिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हो। फिर आपको एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। किससे लेना पड़ेगा? किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। लास्ट, रजिस्टरिंग विथ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ओवरसीज से पैसा टाइमली मिल जाए, कोई पॉलिटिकल या कमर्शियल रिस्क ना रहे कि कल को वहां के देश की गवर्नमेंट तुम्हें मना कर दे, तुम पाकिस्तान से डील कर रहे हो। अभी भी पता है इंडिया के लोग पाकिस्तान से डील करते हैं, दवाई चाहिए उनको, हमें भेजनी पड़ती है। तो ये वो काउंसिल है जो इन देशों के बीच में एक्सपोर्ट पेमेंट को इंश्योर करती है। फिर तुम्हें लेना पड़ता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ क्रेडिट द एक्सपोर्टर अप्रोचेस हिज बैंकर फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस। हम अपने ही बैंक के पास जाके लोन लेते हैं ताकि हम रॉ मटेरियल ले पाएं और खर्चा कर पाएं और प्रोडक्ट बना पाएं। ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम खुद से कर सकते हो, अगर तुम्हें फाइनेंस की जरूरत नहीं है तो। फिर आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। फिर सच में आप गुड्स प्रोड्यूस कर लोगे और फिर वो गुड्स को आप भेजने के पहले एक बार उसका इंस्पेक्शन कर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसका कस्टम अथॉरिटी के थ्रू इंस्पेक्शन कराएगी कि तुम जो गुड्स भेज रहे हो वो वही है ना जो तुमने लिस्ट में लिखा है
है ना, वो तो मैं आखिर में आ जाता हूं उस पर। तो बेसिकली टोटल 7 पॉइंट है। चलो अभी याद हो जाएंगे, टेंशन ही मत लो। बस इसको करके मैं छोड़ रहा हूं अभी। यस, यहां पे पूरा फोकस दे दो, फिर इसको करने के बाद छोड़ रहा हूं मैं। जल्दी से बताओ। पहला पॉइंट, स्टेप 4 में हम कर क्या रहे हैं? अरे भूल गए क्या? स्टेप 1 में हमने क्या किया? इंक्वायरी रिसीव की थी, कोटेशन सेंड किया था। स्टेप 2 में क्या किया? ऑर्डर रिसीव हो गया। स्टेप 3 में क्या किया? लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड कर लिया। स्टेप 4 में क्या करना है? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। चलो, लाइसेंस के अंदर पहली स्टेप, पर काम की बात क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर है तो फिर ओपन करने की जरूरत नहीं है। कौन से बैंक के पास? यस, ऑथराइज्ड बाय आरबीआई फॉर व्हाट? डील इन फॉरेन एक्सचेंज। बस ऐसे ही याद हो जाता है। ध्यान से पढ़ो उसको, एक आध बार लिखो, 2 बार पढ़ो, वो याद हो जाएगा। चलो दूसरा पॉइंट समझाया मैंने तुम्हें, क्या है वो? IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ऐसी शॉर्ट लिखा करो बार बार देख के उसको, तो दिमाग में सेट होता है वो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इसको लेने के लिए फर्दर प्रोसीजर है ना इसके अंदर। बताना जरा क्या क्या है, जो जो आसान लगे वो बता दो, धीरे धीरे याद होगी। सबसे इजी तो यार 2 फोटोग्राफ चाहिए आइडेंटिटी के लिए। अरे हाँ या ना? और क्या चाहिए? प्रोफाइल चाहिए। वो प्रोफाइल में नेम एड्रेस सब आ जाएगा। किसकी प्रोफाइल चल रही है? एक्सपोर्टर की। आगे चलो, और क्या चाहिए? वो याद है, वो एक क्वेश्चन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। डिक्लेरेशन चाहिए, एक डिक्लेरेशन। क्या? डू नॉट बिलोंग टू क्वेश्चन लिस्ट। और बोलो, और क्या चाहिए? पेमेंट की रिसिट। ध्यान से पढ़ के देखो। प्री पेमेंट की बैंक रिसिट, ऐसे क्यों बोल रहा है? एक मिनट, उसको ऐसे कैसे समझ रहा है उसको? रुक जा, कौन से वर्ड से तेरे को लगा प्री पेमेंट की बैंक रिसिट है वो? अच्छा, फी। हाँ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल। मेरे को प्री सुनाई दे रहा था, फीस। अरे कोई सा भी नंबर लेना हो, लाइसेंस लेना हो, परमिशन लेनी हो, तो फीस जमा करनी पड़ती है ना डिपार्टमेंट को। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे चलो, फीस रिसिट। अगर तुम एनआरआई हो तो डिक्लेरेशन। पूरा पूरा नहीं, ऐसे लिखो और इसको 1-2 बार रीड करो, सब याद हो जाता है। थर्ड पॉइंट चलो। यस, कम ऑन। मैंने बैंक अकाउंट खुला लिया, आईसी ले लिया। मैं बताऊं, RCMC। फुल फॉर्म बोलो इसका, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप। आखिरी सी से क्या है? सर्टिफिकेट। मतलब एक सर्टिफिकेट लो जिसमें तुम ये वो इस बात को प्रूव करेगा कि तुम रजिस्टर्ड भी हो और मेंबर भी हो। किसके? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। किसी का माइक ऑन है और उसमें से डिस्टरबेंस आ रही है।
रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हाँ, अब मुझे बताओ और क्या था। एक और है जिसका हमें वो एक तरह से क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए या मेंबरशिप चाहिए, क्या चाहिए देखो। रजिस्टरिंग विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी, शॉर्ट में बोले तो ईसीजीसी। फुल फॉर्म बनाओ। एक्सपोर्ट, किसी का माइक ऑन है जिसमें से डिस्टरबेंस आ रही है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट? यस, यहां पे सर्टिफिकेट नहीं है, एक्चुअल में इसके पहले वर्ड लिखो रजिस्टर्ड करना है अपने आप को, रजिस्ट्रेशन लेना है इन दिस कॉर्पोरेशन, ये एक कॉर्पोरेशन है। क्यों लेना है? टू एंश्योर पेमेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट। आप अपने पेमेंट को इंश्योर करने के लिए ईसीजीसी में क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। पांचवा, और क्या पड़ा, आखिरी पॉइंट, आखिरी नहीं है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है? हाँ तुम देखो, इसके बाद जनरल पॉइंट शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद बताओ और क्या करना है। बुक देखो, क्या ये कंपलसरी है? पहले तो यही समझ में आ रहा है सर, है क्या? मैं बताता हूं। तुम एक एक्सपोर्टर हो, तुम्हारी नीड है फॉर फाइनेंस, पैसों की जरूरत है। क्यों चाहिए तुम्हें? फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन, मतलब वो जो फिनिश गुड्स तुम उसको बेचने वाले हो ना, उसे खरीदना है या प्रोड्यूस करना है, वॉटेवर। इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? पैसा। तो तुम किसके पास जाओगे? कहां से ऑब्टेन करोगे ये सब रॉ मटेरियल, मतलब ये फाइनेंस कहां से लाओगे? देखो लिखा है कैन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, अभी नया अकाउंट खुलवाया ना अपन ने ऊपर, उस बैंक को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे पास फॉरेन रेमिटेंस आने वाला है। अरे समझ में आ रही बात? हेलो। फिर सिक्स्थ पॉइंट, ये मैंडेटरी नहीं है अगर तुम्हारे पास पैसा है तो। जो मैंडेटरी थे मैंने पहले ही बता दिए। हाँ, सिक्स्थ पॉइंट क्या है देखो, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो बस इसके अंदर अगर कुछ लिखना पड़े तो क्या, अकॉर्डिंग टू द कोटेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम इंपोर्टर। भाई वैसा ही चाहिए ना हमें सामान, उसको भेजना है, प्रोसेस चल रही है। आगे चलो, सेवंथ, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। देखो तुमने सामान बना लिया, फिर तुम उसको लेके चले गए कहाँ, कोस्टल एरिया में, समुद्र पे, तो वहां पे कोई शिप होगा, उस पे वो लोड हो रहा है। पता चले तुमने कहा कि इसके अंदर बिस्किट है ना, और तुम नोटी हो, वो बिस्किट सोने के हैं, मतलब ऐसा कोई स्मगलिंग वगलिंग तो नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई गुड्स तो नहीं भेज रहे हो जो अलाउड नहीं है भेजना। तो इसलिए क्या करवाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन। कौन करेगा ये इंस्पेक्शन?
कस्टम अथॉरिटी करेगी ये इंस्पेक्शन। कस्टम अथॉरिटी कौन होती है? वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, मूवीज में देखा तुमने, शिप का पीछा करते हैं, बोले यहाँ से कोई स्मगलिंग वाला सामान तो नहीं जा रहा है, वही है कस्टम अथॉरिटी। तो जब कोई सामान लोड होता है शिप पे इंडिया से बाहर जाने के लिए, ऑब्वियसली उसका इंस्पेक्शन होता है कि कौन सा सामान जा रहा है, उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, फिर ही जाने दिया जाएगा। तो ये 7 स्टेप्स में आप कह सकते हो कि आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो सकता है। पहली स्टेप, फटाफट खत्म हो गया, बस 2 मिनट। हमें एज अ एक्सपोर्टर या तो सामने से इंक्वायरी आई थी और हमने उसके बदले में भेज दिया था प्रोफार्मा इनवॉइस, जिसको कोटेशन भी बोलते हैं। फिर वो अगर सेटिस्फाई हो गया हमारे प्रोफार्मा इनवॉइस से, कौन? प्रोस्पेक्टिव बायर, तो उसने हमें भेज दिया ऑर्डर। तो वो ऑर्डर क्या कहलाता है? इंडेंट। फिर उसकी डिटेल्स क्या होती है? दोनों की डिटेल एक जैसी होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल होती है, इंडेंट की भी और प्रोफार्मा इनवॉइस की भी। बस पार्टी समझ में आनी चाहिए कहां से कहां गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बिना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप, मैंडेटरी है ये, कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाना है इंपोर्टर से। तो इंपोर्टर जो कि बाहर बैठा है वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा और उसका बैंक इशू करेगा गारंटी पेपर कि ये इंपोर्टर जो है वो पेमेंट कर देगा अगर इसे गुड्स मिल जाएगा। तो इस पेपर को हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा हमें, और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए हमें सबसे पहले ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और जब भी मैं ये वर्ड बोलता हूं फॉर्मेलिटीज, मतलब कुछ के अंदर कुछ पेपर और कुछ प्रोसेस होगी। 2 फोटो, हमारी पूरी प्रोफाइल, डिक्लेरेशन कि हम किसी कॉशन लिस्ट में बिलोंग नहीं करते, हमने आईसी नंबर लेने की फीस जमा कर दी है, और हम एनआरआई हैं या नहीं इस चीज का डिक्लेरेशन। आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये किससे लेना है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। बहुत सारी अलग अलग काउंसिल्स है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कोई अपैरल से रिलेटेड है, कोई फूड से रिलेटेड है। जिस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं उस काउंसिल के मेंबर बनते हैं। ईसीजीसी, ये कॉरपोरेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और ये कॉरपोरेशन हेल्प करती है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपको पेमेंट मिलेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है ईसीजीसी। तो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस मैटर को संभाल लेती है। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, इसका क्या मतलब है? अगर आपको जो गुड्स एक्सपोर्ट करना है उसको बनाने के लिए लोन चाहिए तो वो ले लो अब, और लेने के बाद गुड्स बना लो, बनाने के बाद भेजने की कोशिश करो। बस याद रखना कि भेजने के पहले प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगा, और वो कौन करेगा? कस्टम अथॉरिटी उसको इंस्पेक्ट करेगी। अरे बोलो भाई बोलो। भले ही टेक्निकल था, पर क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको कैजुअली पढ़ो, बस उसको पढ़ना पड़ेगा बार बार, और टर्मिनोलॉजी एक बार दिमाग में सेट हुई ना तो आसान हो जाएगा।